बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करेंगे कि कल से तमाम हल्कों के अंदर अवामी हल्कों के अंदर एक ही चीज़ ज़र बहस है। हुकूमत वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाती है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ाती है, आसमान पे ले जाती है। शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं और कहते हैं कि यार मैं इसमें कुछ कमी कर रहा हूँ। सवाल एक सादा सा है, क्या मैं इसको मिसमैनेजमेंट कहूँ, क्या इसको पब्लिक से डिस्कनेक्ट कहूँ, क्या मैं इसको ये कहूँ कि जो रद्द अमल आया आवाम की जानिब से उसके बाद इन पेट्रोलियम प्राइसेस में कुछ कमी करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी अभी जो प्राइसेस हैं उससे मैं नहीं कहूँगा कि आपकी मेरी आम पाकिस्तानी की, आम पंजाबी की, आम लाहौर के रहायशी या इस्लामाबाद के रहायशी या कराची के रहायशी की ज़िंदगी बहुत आसान होगी। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट। नंबर टू, इन डेज टू कम हार्वेस्टिंग का सीज़न तो वैसे भी स्टार्ट हो गया है पंजाब में गंदम की हार्वेस्टिंग का। तो किसान के साथ क्या बनेगा पेट्रोलियम प्राइसेस के बाद? मैंने सुना है कि जब IMF को रीश्योर करवा दिया गया कि हम फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या बनेगा? अभी हार्वेस्टिंग में जो हार्वेस्टर मशीनें आएंगी, जो डीजल इस्तेमाल होगा, जो लेबर इस्तेमाल होगी, ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होगी, वहाँ पे क्या बनेगा? जो सब्सिडी दी है गवर्नमेंट है वहाँ पे 1500 रुपये, लेकिन वो 1500 सब्सिडी कहाँ कहाँ पे काम आएगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज के मेरे शो के पहले मेहमान हैं, हमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब हुज़ैफा रहमान साहब ने ज्वाइन किया है। हुज़ैफा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर। व्हाट एग्जैक्टली हैपन, थोड़ा सा प्लीज बताइएगा कि पूरी मुल्क पूरा कौम शौक में थी जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, बट उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आते हैं, खिताब करते हैं और एक अच्छी खासी कमी कर देते हैं। इसको मैं क्या कहूँ कि प्लानिंग में कोई फ्लॉ आ गया था या कोई गलत रिपोर्ट किया गया था शहबाज शरीफ साहब को, या अवाम की हालत ज़ार पे कुछ रहम आ गया? ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा हमें समझाइएगा। जी बहुत शुक्रिया राय साकिब साहब कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जो है जानने के लिए मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है कि आप मुझे ज़ाती तौर पर भी जानते हैं और वैसे भी मुझे आप ज़ाहिर है अक्सर औक़ात मदऊ करते रहते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जिस मौज़ू का दिफ़ा ना कर सकूँ तो उस पे बात ना करूँ, फेयर इनफ। और जिसके बारे में मुझे मालूमात ना हो तो मैं उस पे भी बात ना करूँ। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, मैं अपनी अजीज तरीन चीज़ की कसम खा के कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ का, यानी मैं उन्हें 81 से जानता हूँ, 17-18 सालों से। जी। ये कई मौकों पे देखा है कि शहबाज साहब को उनकी जो टीम है, चाहे वो खजाना है, जब पंजाब में थे, मैं खजाना की बात अब करूंगा, अब पेट्रोलियम की वजारत भी या पानी बिजली की वजारत भी, कोई चीज बता देती है कि इसको इस तरह कर लिया जाए, जी। और वो चीज जो है अगर अवाम के मफाद में ना जा रही हो, और दूसरी साइड पर हुकूमत का मफाद, इसलिए मैं बात करूंगा कि उस चीज के अगर आप जरा फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखें तो पाकिस्तान जैसी कमजोर मईशत या ग्रोइंग मईशत की आप बात करें तो उसके लिए जरूरी होता है, लेकिन शहबाज साहब अपनी वीटो का इस्तेमाल करते हैं। ओके। और कल भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मशरक़ वस्ता में कीमतें बढ़ी हैं, हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल के मामला और बाकी सारी चीजें, जी। उसके बावजूद भी आपको पता है कि ज़ाहिर है आपने हरबस पूरी दुनिया के लिए तो बंद है, फिर भी हमारी बेहतरीन सवारकारी की वजह से हमारे ज़ाहिर जहाज क्लियर हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब शहबाज साहब को लगा कि वाकई अवाम की तरफ से एक शदीद रिएक्शन आया, और जो कि जायज रिएक्शन है, और ज़ाहिर है गरीब आदमी जिसका इन्हसार ही पेट्रोलियम मसनूआत पर है, और अगर इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ जाएं तो जाहिर है उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक और बात हमने इसीलिए कल भी सारा दिन, अगर आपने देखा, तो अपॉलोजेटिक बिहेवियर इख्तियार किया, है। और यही आपसे गुजारिश की, आपके तवज्जुह से, बाकी एंकर हज़रात से, कि हम अपनी मजबूरी बयान कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वीटो का इस्तेमाल किया, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान जैसी मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी उसको, ज़ाहिर हम कोई और तरीकों से मैनेज करने की कोशिश करेंगे बोझ जो है। अदरवाइज पहले कीमतें जो बढ़ी थी वो भी बिल्कुल जो है हर चीज को मद्देनजर रखकर, चारों सूबे के वज़ीर आला, उसमें आपकी अस्करी क़यादत, उसमें वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर खजाना, शहबाज साहब ने एक एक बंदे से राय लेने के बाद इंतहाई अरकरेजी से फैसला किया। लेकिन जब लगा कि बहुत ज्यादा ज़रा पब्लिक की जो जरा आप कहें कि पेट्रोलियम मसनूआत दस्तरस से बाहर हो जाएंगी और एक शदीद जो है वो महंगाई का तूफान आएगा, तो शहबाज साहब ने, जरा इज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने खुद डिसीजन किया, कोई प्लानिंग नहीं। मुझे, मैंने कल 9 शोज किए, मेरी आप 8 शो की रिकॉर्डिंग निकलवा कर देख लें, जी। मुझे नहीं पता था कीमतें अंडू होंगी। जरा हमारा आपस में कम्युनिकेशन होती है, कुछ चीजें मैं उन्हें इनपुट अपनी दे रहा होता हूँ, लेकिन ये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, अगर ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पहले कीमतें बढ़ा दी फिर कम कर दी, ऐसा हरगिज नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए खलूस नीयत से वजीर आजम ने अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया है। जी। अब मुतलका वजारतें जो है इस बोझ को जो आवाम से खत्म कर हुकूमत के कंधों पर आया है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है मैनेज करेंगे। मिनिस्टर, मुझे जो आपकी बात से समझ आ सकी, प्लीज़ करेक्ट मी अगर मुझे, मैं थोड़ा अल्फाज का चुनाव ऊपर नीचे हो जाए, तो मुझे जो समझ आ सकी कि जो अवाम का रद्द अमल आया है उसके नतीजे में फैसला किया कि नहीं यार कुछ प्राइसेस कम की जानी चाहिए। एम आई राइट सर? देखिए, आप इसको अवामी रद्द-ए-अमल भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि एक मकबूल सियासतदान की पल्स अवाम की नब्ज पर होती है। ज़ाहिर है शहबाज साहब अपना भी ज़ाहिर हल्का रखते हैं और हमेशा उस हल्के से जीतते हैं। इस दफा वो 2 दफा 2 हल्कों से जीते, और उनके हल्के में किसी बंदे ने कंप्लेन भी नहीं है। जो ये फॉर्म 45-47 का बयानिया घटते हैं, शहबाज साहब कसूर से जीते हैं, उसमें भी कोई कंप्लेनेंट नहीं है।
और लाहौर से भी, तो जाहिर है उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा हुआ होगा, पब्लिक से वो जुड़े हुए हैं, मासे से जुड़े हुए हैं। तो आप इसको जिस अंदाज में लेनी, मैं गिलास आधा भरा हुआ कहूंगा, आप इसे गिलास आधा खाली भी कह नहीं सकते नहीं, हैं। मैं ग्लास भरे को ही प्रेफर करूंगा, मैं चाहूंगा कि ग्लास भरा रहे, मैं उसको नेगेटिव इंपैक्ट देने की कोशिश नहीं करूंगा। सर गुजारिश ये है कि पेट्रोलियम चले, पेट्रोल इटसेल्फ उसकी प्राइसेस कम हो गई, हमारा बाइक का यूज़र, हमारा आम गाड़ी वाला, मेरे जैसा गरीब आदमी, हम सब के लिए ज़िंदगी कुछ कम मुश्किलात हो गई। बट सर एट द सेम टाइम फसलों की कटाई का टाइम आ गया, आपको पता है गंदम की कटाई का टाइम आ गया, हमारी इंडस्ट्री में मेन जो यूजेज है वो डीजल का होता है। तो वो इंडस्ट्री या मईशत का जो मेन चंक, जिसने जो मेन पहिया चलाना है, वो तो डीजल वाले मामलात हैं। डीजल तो वहां का वहां है सर। जी बहुत शुक्रिया। देखेंगे डीजल के हवाले से तीन जो है चीजें आप पे गोशगुजार करूंगा। एक तो ज़ाहिर है लॉजिकली आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यानी पेट्रोल की कम की गई तो डीजल ही क्यों नहीं की गई। अर्ज ये है कि डीजल के हवाले से तीन चीजें ऑलरेडी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जिसमें एक मैसिव डीजल का इस्तेमाल होता है और पब्लिक को वहां से जो है वो किरायों का फर्क और बाकी चीजों में। दूसरा, किसान को भी ज़ाहिर है सूबाई हुकूमतें भी सब्सिडी दे रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी दे रही है। अब इस मौके के ऊपर जो है हमने ये देखना था कि किस चीज की कीमत का बोझ हुकूमत बर्दाश्त अगर कर ले और वो जो लेवी हम कम कर लें, तो वो बोझ जो है बराह रास्त जो है आवाम को मुंतकिल होगा, आवाम में भी मासिस जो है जिससे जो है फायदा उठा सकें। तो पहले मरले में ये तजवीज आई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने रखी गई कि पेट्रोलियम मसनूआत से ज्यादा मासिस जुड़े हुए हैं, तो पहले मरले में आप ये कर लें पेट्रोल की कीमतें, और आप दुआ करें अल्लाह करे चीजें बेहतर हो, तो इंशाअल्लाह ताला डीजल की कीमतों के हवाले से भी आप लोगों को अच्छी खुशखबरियां सुनाएंगे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, जिस तेजी से ऊपर गई है, अगर आलमी मार्केट में इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर होते हैं, ये दोबारा नीचे आती है, तो इसी तेजी से नीचे आएंगी। और चौथी बात ये कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि अशिया खोट दोनों जब आसमान पे चली जाएंगी, बिजली सॉरी अद्वियात की कीमतें, बिजली की कीमतें, बाकी चीजें, आई एम टेलिंग यू विद फुल ज़ील एंड कॉन्फिडेंस कि हम इंतहाई सख्त चेक एंड बैलेंस रखेंगे और उस जगह पर जहां जहां हमें सब्सिडी भी देना पड़े, रिलीफ देना पड़ा, उसका भी हम इंतजाम करेंगे। दूसरा, किसी माफिया को ये नहीं करने देंगे कि अगर कीमत बढ़ी है 2 रुपए या 4 रुपए, वो उस रेशो से कीमतें बढ़ाए। ये नहीं होगा कि जिस तरीके से आज पूरे पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स ने मीटिंग्स की हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ कि रैशनलाइज किरायों को आप बढ़ाएं, इर्रेशनल कोई चीज ना हो। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई दलील नहीं है। मैं एक मिसाल सर आपकी खिदमत में सिर्फ रखना चाहूंगा। मैं एक बहुत छोटा सा ज़मींदार हूँ, बहुत छोटा सा किसान हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है कि हार्वेस्टिंग में हार्वेस्टर क्या लेती है, गंदम की जब कटाई का टाइम आता है एवरीथिंग। अभी कुछ देर पहले खालिद खोकर साहब भी मेरे स्टूडियो में मौजूद थे, वो कह रहे थे 7 से 8 हज़ार पर एकड़ हार्वेस्टर लेती थी। अब ये डीजल की प्राइसेस बढ़ने के बाद स्ट्रेट वे 15 से 16 हज़ार रुपये पे पर एकड़ चली गई है। सर उस पर सब्सिडी कहाँ पे काम आएगी? क्योंकि वो तो किसी की मशीन है, उसने आके मेरी फसल काटनी है, जहाँ मैंने 8 हज़ार रुपया किराया देना था वो 16 हज़ार मांग रहा है, तो वहाँ पे आपकी सब्सिडी मेरे कहीं काम भी नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया। जो है खरल साहब, आप में और हम में ये बात मुश्तरक है, आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, तो मैं आपके सामने इंतहाई अदब से चीजें गोशगुजार कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरी तमाम दलीलों का, मैं फिर ये कह रहा हूँ, हर चीज मतलब नहीं है कि आई एम गिविंग यू द जस्टिफिकेशन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारी मजबूरी है। पहली बात तो ये कि हमने जो चीज हम कर सकते थे, यानी जहां पर नहरी पानी नहीं आता, जहां पर मोगा नहीं है, लोगों को हफ्ते में जो जितने घंटे पानी प्रोवाइड करना होता है वो नहीं है, वहां लोग डीजल का इस्तेमाल करते हैं फीडर्स के लिए, जिसको हम जो है दूसरे गांव में ट्यूबवेल वगैरह कहते हैं। बिल्कुल उसके लिए हमने ज़ाहिर है 1500 रुपए फी एकड़ के लिए डीजल का रिलीफ दिया और ये बकायदा एवरेज बनाकर दिया। और ये लाजमी नहीं है कि इस जस्टिफिकेशन के बाद आप कहेंगे लोग मुकम्मल रिलीफ में चले जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक उनका साथ दिया। अब आपने हार्वेस्टिंग की बिल्कुल ठीक बात की कि जो मशीन आती है वो डीजल पर चलती है, उसमें तो आपसे अगर 10,000 फी एकड़ लेना था 15,000 पे चली गई, तो लामहला उसकी वजह से जो मार्केट में गंदम आप बेचेंगे उसकी कीमतें भी ऊपर होंगी। और जाहिर है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपसे बराह रास्त खरीदेगी उसमें भी आपको रिलीफ देंगे, लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं है कि सारा आपको मुकम्मल रिलीफ मिल जाए। ये बहुत बड़ी खबर आपने दी मुझे। आर यू टेलिंग मी कि अब जो गंदम मार्केट में आ भी गई है और अगले हफ्ते में तो बहुत ज्यादा आ जाएगी, अल्लाह करे बारिशों से अगर जिम्मेदार अल्लाह पाक रहम करे उस हिसाब से, तो जो गंदम आएगी उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट रीनिगोशिएट करेगी या नए रेट का तायुन करेगी गंदम की? जी जी बिल्कुल। देखें, मुझे इस बात को, मैं ज़रा आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन एक चीज है लॉजिकली जो मुझे, मैं खुद भी समझता हूँ और मैं समझता हूँ मैं पंजाब हुकूमत को कन्विंस भी कर सकता हूँ। लेकिन जो फैक्ट्स आप बयान कर रहे हैं, अगर उन फैक्ट्स के मुताबिक किसी भी जिम्मेदार की कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाती है, पंजाब हुकूमत से सस्ता खरीद रही होगी, तो लामहला हम अपने किसानों को इस तरह तनहा नहीं छोड़ेंगे। जो भी उन्हें रिलीफ फराहम करने का तरीका सामने आया,
आइदर वो किसी सब्सिडी की सूरत में, आइदर आइदर रेट बेहतर करने की सूरत में उस पर जरूर गौर करेंगे। ऐसा हरगिज नहीं सर होगा कि मेरी आप गुजारिश पे उनको आपने सिर्फ प्लीज और इस सिर्फ इशू को टेकअप करना है, मेरी गुजारिश पे आपने पंजाब गवर्नमेंट इस इशू को टेकअप करना है। I will take up this matter with the chief minister और पंजाब के जो कंसर्न मिनिस्टर है फूड को देखते हैं, डीजी फूड से मैं बात करूंगा। आपने बस जो है इसको इसी तरीके से मेहरबानी कराकर अगर ऑनियर होगा ताकि हुकूमत का मौका भी उसी Done. तरीके से सामने आए जिस तरीके से आपका सवाल सामने आ रहा है। डन, थैंक यू वेरी मच मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हुज़ैफा रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे अच्छा भी लगता है कि जब हमारी हुकूमत आकर टेलीविजन के ऊपर एडमिट करती है कि क्राइसिस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट, सिर्फ आकर क्लीन चिट लेने की कोशिश नहीं करते कि नहीं 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 हमारे एंड पे सब अच्छा है ये वो। एटलीस्ट गवर्नमेंट एट दिस मोमेंट ये मान रही है कि यार येस प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, येस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आम आदमी के, बट वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। सो इसी वजह से मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि ज़फ़र रहमान साहब को इस चीज़ का इदराक भी है, इल्म भी है कि अब जो इन डेज टू कम हमारी गंदम की प्राइसेस के साथ ज़मींदार के साथ जो होगा उसके ऊपर रीनिगोशिएट करना या कम से कम गवर्नमेंट को कन्वे करने की वो कोशिश करेंगे कि यार गंदम की प्राइसेस को बेहतर किया जाए। जो किसान पिछले 2 साल से मार खा रहा है उस मार में थोड़ी सी कमी आए। मैं नहीं कहता कि उसको बहुत रिलीफ मिलेगा, ये बहुत प्लस में चला जाएगा, ज़मींदार रिकवर कर जाएगा, लेकिन उसको मार पड़ने में थोड़ी सी कमी आए। मुझे तो अच्छा लगा कम से कम सुन के। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शफी जान साहब ने। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, एक 9 अप्रैल रावलपिंडी रिजीम चेंज, बहुत सारे वो इस्तारे जो है ना वो मिल रहे हैं वहाँ पे आके। नंबर 2, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक रिहाई अमन फोर्स बनाई गई जिसकी इनिशियल मेंबरशिप भी आप देख चुके हैं। उस पर फर्दर क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से सिर्फ एहतजाज की सियासत करने जा रही है या पसे पर्दा की मुलाकातें, की मुज़ाकरात भी चल रहे हैं? उस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब शफी जान साहब ने। शफी जान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। लेट्स स्टार्ट विद 9 अप्रैल रावलपिंडी। वैसे तो इसके ऊपर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा वो खुद भी फरमा चुके हैं कि कोई रावलपिंडी और 9 अप्रैल की कोई मुमासलत नहीं है। सर, व्हाई यू पिक्ड अप दैट स्पॉट एंड दैट वेरी डे? अमूमन हमने देखा है कि आपके जलसे जुलूस खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले राय साहब आपका शुक्रिया। 9 अप्रैल को रावलपिंडी लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ का जलसा होगा जिसकी अनाउंसमेंट सुहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की और पॉलिटिकल कमेटी ने भी इसकी इजाजत दी और पॉलिटिकल कमेटी के फैसले के बाद ये फैसला लिया गया। 9 अप्रैल को आपको पता होगा कि रिजीम चेंज हुआ था। बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान साहब की जमहूरी हुकूमत को खत्म किया गया था गैर जमहूरी तरीके से। तो जो उसके 9 अप्रैल की सिग्निफिकेंस एक तो ये है। दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि जब 9 अप्रैल की रात को इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया तो उसके अगले दिन पूरा पाकिस्तान सड़कों पे था। तो आप देखेंगे कि इस 9 अप्रैल को भी रावलपिंडी में जैम पैक शो होगा। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इस वक्त बरकरार है, बल्कि मकबूलियत से मकबूल तरीन होती जा रही है। और आप देखेंगे कि 9 अप्रैल को लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ का पूरे पाकिस्तान से ओहदेदार आएंगे और वहां पे आगे लाएमल दिया जाएगा। लेकिन डोंट यू थिंक सो शफी जान साहब कि गिरफ्तारियां फिर से एक दफ़ा पुलिस की जानिब से रिस्ट्रिक्शंस हमने देखा है कि वो पंजाब में आप लोग जब आए, आप लोग जब खुद पूरी टीम सीएम साहब के साथ आई थी, यहाँ पे काबीना के अफराद आए हुए थे, इवन एट दैट टाइम यू सॉ दैट कि पंजाब में तो हमने नहीं देखा कि आपको जलसा जुलूस रिसेंट पास में कर सके। देखिए, जहां तक गिरफ्तारियों की बात है तो ये तो हमारा एक आईनी और जमहूरी हक है जलसा करना। हमने बाकायदा एनओसी के लिए अप्लाई कर दी है। अभी तक हमें एनओसी नहीं मिली। अगर हमें एनओसी पिंडी कमिश्नर की तरफ से नहीं मिलती तो हम अदालतों का रुख करेंगे, अदालत से हम एनओसी लेने की कोशिश करेंगे। अगर वहां से भी हमें एनओसी की अलॉटमेंट नहीं होती तो इसके बाद जो है जलसा जरूर होगा, हर सूरत होगा। जहां हमें रोका जाएगा, पाकिस्तान भर से ओहदेदार आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से, लाहौर से, पंजाब की दीगर अजला से, सिंध से, बलोचिस्तान से, जहां जहां जिन लोगों को रोका जाएगा वहां पे ही जलसा शुरू हो जाएगा। तो अब ये बेहतर है कि हमें रावलपिंडी में एक लियाकत बाग में जलसा करने दें। अगर नहीं करने देंगे, हमें रोकेंगे तो पूरे पाकिस्तान से हम जलसा का बनाएंगे। मैंने स्पेसिफिकली आपकी खिदमत में ये सवाल इसलिए रखा कि कहीं टकराव या तसादुम की सूरत हाल तो बनती नहीं फिर दिखाई दे रही। देखिए, हम तो टकराव तसादम नहीं चाहते। हमारा जमहूरी हक है, आईनी हक है जलसा करना। हमने बाकायदा जो उसके एसओपीज है, आपने देखा होगा कि एनओसी की जरूरत होती है, उसके लिए भी हमने अप्लाई कर दिया। अगर हमें कमिश्नर पिंडी जो है वो एनओसी नहीं देता तो फिर हम अदालतों का भी रुख करेंगे एनओसी के लिए। हम तो अपने कानूनी जो रास्ते हैं वो तमाम इख्तियार करना चाहते हैं। अगर फिर हमारा कानूनी हक हमें नहीं मिलता, आईनी हक हमें नहीं मिलता एहतजाज करने का या जलसा करने का, तो हम जलसा हर सूरत करेंगे। अगर फिर हमें रोका जाएगा,
कंटेनर के जरिए, खंदकों के जरिए, जहां जहां जिन लोगों को रोका जाएगा उधर ही जलसा होगा, तो पूरे पाकिस्तान से जलसा गाह बन जाएगा। इसको आप एहतजाज ही का रंग दे रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोटेस्ट? नहीं, देखिए एहतजाज की बात तो नहीं है राय साहब। राय साहब अगर वो हमें एनओसी दे दे, एक दिन का शो है रावलपिंडी में, जैम पैक शो होगा, तहरीक इंसाफ के बैनर के तले ये जलसा हो रहा है, सीएम आफरीदी साहब उससे खिताब करेंगे, दीगर जो हमारे कायदीन है वो इससे खिताब करेंगे। एक दिन का जलसा है, करने दे, एनओसी दे, जो तमाम पार्टियों को जिस तरह मिलता है, तमाम सियासी जमातों को जिस तरह जलसे की इजाजत मिलती है, इसी तरह तहरीक इंसाफ को भी जलसे की इजाजत दे दें। ये तसादम की तरफ तो चीजें ये लेके जाएंगे, अगर हमें रोकेंगे, हमें एनओसी नहीं देंगे, कंटेनर लगाएंगे, खंदके खोदेंगे, शेलिंग करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, तो ये तो फिर तसादम की तरफ चीजें हुकूमत लेके जा रही है, हम तो नहीं लेके जा रहे दो हैं। चीजें पैरेलल चल रही है ना एक्सक्यूज मी, दो चीजें पैरेलल चल रही है शफी जान साहब। एक तरफ रिहाई अमन फोर्स है इमरान खान साहब के लिए, जिसका मैंडेट है, जिसका पर्पस ही ये है कि फुल फ्लज एहतजाज पूरे पाकिस्तान में, और उसकी रजिस्ट्रेशन भी प्लीज मुझे बताइएगा कितने लोग अब तक रजिस्टर हो चुके हैं उस पर, और उसका किरदार रिहाई अमन फोर्स का इन डेज टू कम क्या है? देखिए, जहां तक रिहाई अमन मूवमेंट की बात है, तो उसकी मेंबरशिप इस वक्त जारी है। जलसे का उस रिहाई अमन मूवमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में सुहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस किया है, उसकी अब कैंप्स लगाने हम जा रहे हैं। डिजिटल डैशबोर्ड खोल दिया जाएगा, पाकिस्तान भर से नौजवान उसमें शामिल होंगे, उनकी बाकायदा मेंबरशिप होगी। 10,000 से ज्यादा मेंबरशिप हो चुकी है, ये फिगर हम क्रॉस कर चुके हैं। 1 लाख जो मेंबरशिप जब होगी, तो बाकायदा इनसे हल्फ लिया जाएगा, बाकायदा इनकी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जाएगा, और इनका काम सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से होगा। 9 अप्रैल का जलसा जो है, वो जो रिजीम चेंज हुआ था, इमरान खान साहब की हुकूमत 2022 में जो खत्म की गई थी, ये 9 अप्रैल का वो एहतजाज की सूरत पे वहां पे एक जलसा होगा। तो इस जलसे का रिहाई फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। एक दफा कल आपने देखा कि हुकूमत वक्त ने काफी सारी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई, शहबाज शरीफ साहब आए कल रात को अनाउंस करके गए कि जनाब अच्छा खासा ड्रॉप कर दिया। पॉलिटिकल टैक्टिक था या अप्रिशिएट करते हैं आप शहबाज शरीफ साहब के इस कल की अनाउंसमेंट को कि पेट्रोलियम प्राइसेस में अच्छी खासी कमी उन्होंने कर दी एट वंस? देखिए, कि तो हुकूमत को ये लगता है कि सारा पाकिस्तान जो है वो पटवारी है। इस तरह नहीं होता कि आप पहले एक दफा कीमत बढ़ाते हैं, फिर उसी बढ़ाई हुई कीमत में थोड़ा से आप कम कर लेते हैं। आपने 137 रुपए कीमत बढ़ाई थी, फिर आप रात को आते हैं, फिर 80 रुपए कम कर देते हैं, तो फिर पहले ही दिन ही आप 57 रुपए बढ़ा देते। ये जो 80 रुपए एक दिन जो वारदात डाली गई है, ये अरबों रुपए किसके जेब में गया है, इसका जवाब कौन देगा? ये समझते हैं कि इस तरह की टैक्टिक्स करके ये जो पेट्रोल का बम इन्होंने गिरा दिया है, इससे इनकी लोगों की तवज्जो हट जाएगी। लेकिन बात बड़ी सिंपल है कि इस वक्त जो पेट्रोलियम की प्राइसेस है आलमी मार्केट में अभी भी उस रेट पे नहीं है जिस रेट पे इमरान खान साहब के दौर में थी। हमारे दौर में 120 से लेके $124 पर बैरल आलमी मंडी में था। इस वक्त जो है वो 106 से लेके $110 तक पर बैरल है। अभी भी वो कीमत नहीं है जो इमरान खान साहब के टाइम में थी। अब इमरान खान साहब के टाइम में पेट्रोल 150 का मिल रहा था, डीजल जो है वो 150 का मिल रहा था। आज डीजल 500 से ऊपर का मिल रहा है, और पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 387 को टच कर रही है। शहरियार साहब थे पीएमएलएन के रहनुमा, वो फरमा रहे थे कि माजी में जो स्टेटमेंट्स दी गई पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर वो भी नहीं दी जानी चाहिए थी, और अब भी सियासत नहीं करनी चाहिए। और मैंने कैटेगोरिकली उनसे 2 स्टेटमेंट्स का पूछा कि मरियम औरंगजेब साहिबा और सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट्स हैं पेट्रोलियम के ऊपर। उन्होंने कहा जी माजी की बात है, नहीं सियासत की जानी चाहिए थी क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। नहीं, फिर अपने टाइम पे इनको सियासत याद आ जाती है, इनकी अपनी स्टेटमेंट्स पड़ी है। देखिए, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। जब कोविड आया था तो इमरान खान साहब ने लेवी को 0 कर दिया था, सेल टैक्स को 0 कर दिया था। अब चलो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो ये लेवी क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर इसके साथ साथ अभी भी वो सेल टैक्स जो इमरान खान कम तो कर दी, लेकिन बढ़ाई भी तो है ना। हाँ बढ़ाई है, ऑब्वियसली बढ़ाई है उसमें। अच्छा ये फरमाइएगा कि अभी मैं रिसेंटली एक देख रहा था, तातरड़ साहब एक शो में बात कर रहे थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे सुहेल आफरीदी साहब की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तानी होते हैं कि यार कम से कम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को इतनी स्पेस दे रही हैं, क्योंकि अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट तो कम से कम कर रही हैं। मीटिंग्स में बैठकर सुहेल आफरीदी साहब, जो उससे तासुर मिलता है कि मीटिंग्स में बैठकर सुहेल आफरीदी साहब इज विलिंग टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को जहां जहां पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की जरूरत है, दैट सपोर्ट इज देयर।
देखिए, जहां तक अफरीदी साहब की मीटिंग में जाने की बात है, तो वो मीटिंग जो थी वो फ्यूल प्राइसेस के हवाले से थी, जो एनर्जी क्राइसिस है, और इसके साथ जो ईरान की इशू है उस पे पॉलिसी पे बात होनी थी। वहां पे बड़े मुदल्लल अंदाज में हमने जो स्टेप्स लिए हैं रिलीफ के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए उनके सामने रखे। हमने अपने एनएफसी के शेयर पे बात की कि हमें अपना शेयर दिया जाए। इन्होंने कटौती की बात की, तो हमने कहा कि हमें तो अपना शेयर अभी तक नहीं मिला है, पहले आप हमें अपना पूरा शेयर दें, उसके बाद इस पे बात होगी। हमने उस बात को रिजेक्ट किया। फिर स्मार्ट लॉकडाउन की बात हुई, उसके साथ भी हम एग्री नहीं थे। हम किसी ऐसी पॉलिसी के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जिससे गरीब का चूल्हा बुझता हो, जिससे गरीब पे मजीद बोझ आता हो, जिससे मुतवसत तबका जो है वो मजीद नीचे जाता हो। तो हमने बड़ा क्लियरली तमाम चीजों इनके सामने रखे। वो मनसब की रिक्वायरमेंट थी और मनसब की ही मुलाकात। मैं दोबारा से यही सवाल आपकी खिदमत में अल्फाज चेंज करके रखना चाहूँगा। बड़ी अच्छा लगता है कि जब सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म, मेरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही हैं। सो वो बेशक मनसब की स्टेटमेंट थी, उसी मनसब की हैसियत से बुलाया गया था सुहेल अफरीदी साहब को शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग के अंदर। तो वहाँ पे मेरा सवाल सादा सा है कि कहीं पर भी फेडरल गवर्नमेंट को, PMLN और पीपल्स पार्टी की इकट्ठी गवर्नमेंट को कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तहरीक इंसाफ की किसी भी नेशनल पॉलिसी में, तो आपकी गवर्नमेंट इज़ देयर टू सपोर्ट देम। देखिए, हमारी एक सूबे में हुकूमत है राय साहब, जी। खैबर पख्तूनख्वा में, और एक वो हकीकी हुकूमत एक ही जगह पे है, बाकी सारे फॉर्म 47 वाले हैं। एक ही हकीकी वजीर आला है, वो सुहेल अफरीदी है। एक ही हकीकी मैंडेट है, वो खैबर पख्तूनख्वा में है। देखिए, पाकिस्तान के मुतालिक, खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक जो भी पॉलिसी आएगी या जहां भी सूबे की हुकूक की बात होगी, तो हम उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। हम अपना जो लाए अमल है या हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो उनके सामने रखेंगे। अपने जो NFC का शेयर है, NHP का शेयर है, या अपनी दूसरी जो सूबे की हुकूक है उस पे बात होगी, तो हम उस हर एक मीटिंग में शिरकत करेंगे। लास्टली ये फरमाइएगा, मरियम नवाज साहिबा ने, मोहसिन नकवी साहब ने कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने की पंजाब के लिए मरियम साहिबा ने, और सिर्फ इस्लामाबाद के लिए मोहसिन नकवी साहब ने फ्री करने का कल ऐलान किया। आप लोग भी आई एम श्योर कि कोई बड़ी जामिया पॉलिसी बना रहे होंगे लोगों के लिए विद इन दीज पेट्रोलियम प्राइसेस। थोड़ा सा प्लीज बताएंगे हमें कि क्या पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने बनाई। देखिए, जब 55 रुपए पेट्रोल पहली दफा इन्होंने बढ़ाया था, तब खैबर पख्तूनख्वा वाहिद हुकूमत थी और सुहेल अफरीदी साहब वाहिद वजीर आला थे। उन्होंने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया मोटरसाइकिल सवारों के लिए। हमने हाइब्रिड जो हमारी डीजल बसेज हैं BRT का, उसका किराया नहीं बढ़ाया, और हमने किसान को जो उसका आगे गंदम की कटाई का सीजन आने वाला है, जो डीजल की वजह से उन पे बोझ बढ़ेगा, वो बोझ भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठाएगी। तो हम पहले से रिलीफ दे चुके हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देख लें कि जो मोटरसाइकिल सवारों वाले हमारा जो पैकेज था और जो किसान का पैकेज हम दे रहे हैं, इसको फेडरल हुकूमत और सिंध हुकूमत कॉपी करने जा रही है। हमें इस बात की बहुत खुशी भी है। बात बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 100 अरब से ज्यादा अपने शेयर में रिलीफ एक्टिविटी पे लगा चुकी है। मजीद भी अगर रिलीफ एक्टिविटी हमारे लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, हम आम मुतवसत तबके पे बोझ नहीं बनने देंगे। वो जितना भी बोझ है पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठाएगी। बात बड़ी वाज़ेह है कि फेडरल हुकूमत और पंजाब हुकूमत पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बढ़ाती है, फिर फ्री किराए का ऐलान भी कर देती है। शफी जान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब शफी जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन, जब भी पाकिस्तान के अंदर या मुल्क के किसी भी एक प्रोविंस के अंदर महंगाई की कोई वेव आती है, तो एक फैक्टर हम भूल जाते हैं कि किसान भी है जो आपकी ये प्रोडक्शन कर रहा है, जो गंदम प्रोड्यूस कर रहा है, जो चावल सब्जियां फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता। इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर बात करेंगे, बिजली महंगी होगी जी, फलानी फैक्ट्री बंद होगी, फलानी मिल बंद हो गई। लेकिन जो लाखों करोड़ों किसान एक रोज़गार का जरिया जिनका ज़रात है, उनके ऊपर हमेशा से इग्नोर्ड आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली आप देख लें कि फ्यूल प्राइसेस में जो हाइक आई है, हम मोटर बाइक वाले के लिए ये कर रहे हैं, हम फलां के लिए ये कर रहे हैं, हम प्राइस पर एकड़ के ऊपर जाकर ज़िम्मेदार के लिए भी ये कर रहे हैं कि हम इतना डीजल जो है उस पर इतनी सब्सिडी दे देंगे। आज थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं आज के इस सेगमेंट के अंदर कि आपको कॉस्टिंग करके समझाने की कोशिश करूं कि ज़िम्मेदार को कॉस्ट पड़ती क्या है पर एकड़ गंदम की, पर एकड़ चावल की, पर एकड़ मकई की और आलू की, और उसका हाल पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पिछले 2-3 सालों से किसान कितनी मार खा चुका है कि अब ये डीजल, फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, इससे इन डेज टू कम इस महंगाई की वेव में किसान किस तरह पिसेगा, इस पर जरा आज बात करते हैं। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया जनाब खालिद खोखर साहब ने। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिफोर इट के मैं मौजूदा वेव की जानिब आऊँ, मैं चाहूँगा कि मोटा मोटा 2-3 फसलों का ना प्लीज़ आप मुझे हिसाब कर दें कि ज़िम्मेदार को कॉस्ट पड़ती क्या है और ठेका डालिएगा। हर बंदा जो ज़िम्मेदार है, जो किसान है, उसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन उसकी अपनी है, बहुत सारे लोग ठेके पे काम कर रहे होते हैं।
स्टार्ट करते हैं आलू से। आलू का मैंने सुना है कि बहुत मार पड़ी है इस सीजन में जिम्मेदार को, जरा उसकी कॉस्टिंग प्लीज मुझे कर दीजिएगा। देखें, जो जिस ज़मीन ठेके पे लेके जिसने काश की, उसकी आलू की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है वो 3 लाख रुपए पर एकड़ बनती है। पर एकड़ उसकी कॉस्ट बनती है। ठीक है। देखें ना, उसका जो सीड है 16 बैग सीड आता है 100 किलो वाले। ठीक है। उसको 5-6 हज़ार में सीड मिलता है, वो एक बैग मिलता है उस वक्त। ठीक है। जो सीड बाहर से मंगवाते हैं वो तो एकड़ का सीड भी 2-2.5 लाख का खर्च होता है जी। ठीक है। लेकिन मैं आम सीड की वो 70-80 हज़ार का तो सीड आ गया। उसमें 3 से 4 बैग DAP डाले जाते हैं, 2 पोटाश डाली जाती है, 3-4 यूरिया डाली जाती है। इसके अलावा और काफ़ी उसके इनपुट्स हैं, पेस्टिसाइड के स्प्रे हैं। अच्छा, फिर लेबर है, पानी है, पानी है, फिर उसकी हार्वेस्टिंग चार्जेस हैं। जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, एक एक आलू को चुन के वो बैग में पैक किया जाता है, फिर बैग की पैकिंग करके उसको लोड किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, मंडी तक पहुंचाया जाता है, फिर मंडी की कमीशन भी है जी। ठीक है। उसको जो उससे आमदनी हुई है, जो सेम डे आखिरी दिन को उसका खर्चा है ना हार्वेस्टिंग का, वो भी उससे नहीं मिला। वाह। अच्छा, इसकी मैं आपको वजह बता दूं जी। नहीं, 3 लाख पूरा नहीं हुआ कि लास्ट डे का एक दिन का खर्चा, जो उसकी हार्वेस्टिंग चार्जेस हैं, मतलब और 10-15 हज़ार रुपए एकड़, वो भी पूरा नहीं हुआ। जो उसकी हार्वेस्टिंग चार्जेस है वो 10-15 हज़ार से ज्यादा है। वो जी। हार्वेस्टिंग चार्जेस, जब वो जमीन से उसको निकाल के उसको पैक किया, जिस बैग में पैक किया उस बैग की कीमत, जो लोड करवाई उसकी कीमत, जो ट्रांसपोर्टेशन है, मंडी तक पहुंचाना और मंडी की कमीशन, वो पूरी नहीं हुई। और बाकी पिछले खर्चे सारे भूल ही जाएं। बाकी पिछले खर्चे भूल जाएं। ओके। और उस दिन क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको जमीन में फिर हल भी चला दिए जी। वैसे का वैसे। हाँ। अब सोचना ये चाहिए कि ये आलू के साथ हशर हुआ क्यों है जी। सर, मैं पिछले 2.5 साल से एक बात कर रहा हूं कि गंदम तमाम फसलों का इंजन है। ठीक है। गंदम की फसल ठीक होगी, बाकी सारी फसलें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। जब काश्तकार को गंदम में मार पड़ी तो काश्तकारों ने क्या काम किया, वो आ गए सब्जियात की तरफ। ठीक है। आलू, मटर, गाजर, मूली, गोभी, ये सब काश्त हुई। सारे काश्तकार मर गए उसमें आके, क्योंकि आपके आलू की यहाँ जो खपत थी वो 60 से 70 लाख टन होता था हमेशा पहले। ठीक है। अच्छा, पिछले साल बढ़ के 99 लाख टन हो गया, इस दफा 1 करोड़ 20 लाख टन हो गया। ठीक है। जो पिछले साल 99 लाख टन हुआ है, उसका भी 15-20 लाख टन इस दफा बाकी पड़ा था। हाँ, वो भी साथ शामिल हो गया। ठीक है। अब आपके पास 70 लाख टन ऑलमोस्ट फालतू है जी। वो क्या करेगा? वो यही फिर मार पड़ेगी। फिर अफगानिस्तान बॉर्डर भी बंद हुआ, आपका 5-6 लाख टन या 10 लाख टन चला जाता होगा, वो भी बंद। अच्छा, वो भी बंद हो गया, यानी कि काश्तकार उसमें मारा गया। लेकिन मारने के साथ उसके ऊपर सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था। उस यतीम मस्कीन जो वो काश्तकार जिसने आपके लिए मेहनत की, इस 25 करोड़ आवाम के लिए जिसने काम किया, उसके साथ ना हुआ। इस तरह गंदम को ले लें जी। 2 साल में कुछ अच्छी खबरें नहीं कि 3,600 हो गए। मैं आपको अर्ज करूं, 2 साल में गंदम पे काश्तकार को मार पड़ी 2200 अरब रुपए की। ऐसे ही है। अब हुकूमत ने 3500 रुपए रेट तय किया, उसकी इंडिकेटर प्राइस अनाउंस की कि प्राइवेट सेक्टर आपसे आके परचेज करेगा। अब उसकी हार्वेस्टिंग से पहले डीजल का रेट वो 250 से चला गया 520 रुपए, डबल से भी ज्यादा रेट हो गया। ऐसे ही है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, जो फर्स्ट किया, जो उससे हार्वेस्टर वाला ले रहा था 7-8 हज़ार, वो ले रहा है 16 हज़ार मांग रहा है। डबल मांग रहा है। जिसने तुड़ी निकाली हार्वेस्टर ने, वो 14-15 हज़ार ले, वो 30 हज़ार रुपये मांग रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ गए हैं, फिर लेबर चार्जेस भी बढ़ गए हैं। जो लोग काम करते हैं वो अपनी, जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है वो लेबर ही बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब हुकूमत से हम क्या मुतालबा कर रहे हैं जी? हम गुजारिश कर रहे हैं हुकूमत से, जिम्मेदार तो गुजारिश ही कर सकता है। जी, हम गुजारिश तो है नहीं है कि ऐसी मिलना बंद कर दें। हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो दुनिया का एक असूल है जी, कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के उसके साथ 25% प्रॉफिट के साथ उसको रेट दे दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा हम और अच्छा, हुकूमत कह रही है जी हम सब्सिडी देंगे, हमें खैरात नहीं चाहिए। हमें जिस तरीके से वो खैरात देना चाहते हैं, फिर हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाने की कोशिश कर रही है हुकूमत कि छोटा काश्तकार, बड़ा काश्तकार, हम 5 एकड़ काश्तकार को देंगे, 12 एकड़ को देंगे, एक नई लड़ाई विच पांदे पे, एक नई लड़ाई। अच्छा, हम वो भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी ज़राअत को वो जो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, काश्तकार की 25% प्रॉफिट के साथ वो रेट बना दिया जाए। भाई, काश्तकार की जिम्मेदारी तो नहीं है कि सस्ती रोटी दे वो, बिल्कुल ठीक है, वो हुकूमत की मैनेजमेंट, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आटा सस्ता दे। काश्तकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। अच्छा, काश्तकार का मौशी कत्ल क्यों किया जा रहा है? अब मैं आपको अलार्मिंग पोजीशन अगली बता दूं जी। यूरिया के प्लांट बंद पड़े हैं पूरी दुनिया में। यूरिया का रेट 14,000 चला गया जी बाहर में। पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में आज हमारे पास महीने 1.5 महीने के लिए है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 साल पहले हमने पूरा शोर मचाया भरपूर तरीके से कि जी 6 महीने बाद यूरिया शॉर्ट हो जाएगा, प्लांट चालू करो। ना चलाया गया। 6 महीने बाद पता क्या हुआ? हमने 150 अरब रुपया ज्यादा अदा किया असल रेट से। मिडल मैन का खा गया। सप्लाई एंड डिमांड में जब फर्क पड़ता है तो मार्केटिंग शुरू हो जाती है।
अब भी हुकूमत से हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं। ये आपके चैनल के थ्रू मैं एक बात और करना चाहता हूँ इस वक्त हुकूमत से, जहां सारी बुरी खबरें हैं इस वक्त कि खलीजी ममालिक की जंग में पूरी दुनिया की लपेट में आई हुई है, वहाँ एक अच्छी खबर भी है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी खबर है, हमें पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। खलीजी ममालिक में इन तमाम में सप्लाईज रुक गई ना सारी चीज़ों की। अच्छा, मिडल ईस्ट में इस वक्त खुराक की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, सप्लाईज रुक गई। अच्छा, हमारे ऊपर एक अल्लाह का करम है, पाकिस्तान के ऊपर हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं जी, फूड सिक्योरिटी भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी है। अब वो तमाम ममालिक पाकिस्तान की वो फूड सिक्योरिटी की तरफ भी देख रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी की भी तरफ देख रहे हैं। फूड सिक्योरिटी कैसे? अगर फूड सिक्योरिटी होती तो मुझे गंदम इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी? नहीं, गंदम तो इंपोर्ट हमने वो तो जुल्म किया काश्तकार के साथ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि फूड सिक्योरिटी कौन सी? उसमें तो अरबों रुपए कमाए गए जी, और चुप जो करके कमाने वाले थे, जो खा गए, उनके ऊपर जो TOR इंक्वायरी के बनाए गए उसके ऊपर पर्दा भी दे दिया गया। आज तक पता ही नहीं क्या चला। नहीं, वो TOR ऐसे बनाए थे ना इंक्वायरी के, TOR ये बनाए थे। अब मैं आपके चैनल पे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वो हुआ था 2023 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जब इंपोर्ट की इजाजत दी गई थी। ठीक है जी, जब हमने शोर मचाया, बहुत ज्यादा शोर मचाया, काश्तकार मर रहा था, जो TOR बने वो था कि फरवरी 2024 से आगे देखें, जो ये सारा फ्रॉड किया गया उसको छोड़ दिया, भूल जाए, पीछे के पीछे भूल जाए। ठीक है ना, ये हुआ। आज हमारे पास एक बेहतरीन वक्त है कि हमारे पास आलू फालतू पड़ा है जी, हमारे पास चावल फालतू होता है, सब्जियात फालतू होती हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर हम थोड़े से होश के नाखन ले लें, हम अपनी जो पैदावारी लागत को भी कम करें, काश्तकार को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें दुनिया के साथ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, खाद, बिजली, हर चीज़ काश्तकार को अवेलेबल करें, नंबर 1 प्रायोरिटी पे लेके आए, ज़रिए इमरजेंसी नाफिज कर दें। हम अपने साथ साथ पूरे मिडल ईस्ट को भी खिला सकते हैं, हम ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। इस वक्त कमा तो सकते हैं, लेकिन हमने जो आज से पहले तक नहीं किया, जब स्टेबल हालात थे तब नहीं कर सके। इस वक्त मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ जी, पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आया है, जब भी आया है, 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, ज़राअत ने आपको सहारा दिया, आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, ज़राअत ने आपको सहारा दिया। इसी तरीके से जब 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, ज़राअत की वजह से कोई भूखा नहीं सोया। ठीक बात है। अगर कोरोना कोविड-19 आया तो कोई पाकिस्तान में भूख से नहीं मरा, अल्हम्दुलिल्लाह, इस ज़राअत की वजह से, इस किसान की वजह से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। आज इस खलीजी जंग में हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास खाने पीने के लिए सब कुछ है। ये बात ठीक है, खाने पीने की बिल्कुल ठीक है इस वक्त जी, ठीक है ना। लेकिन इसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए हमें अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। हमें कम से कम, दुनिया 25 साल की पॉलिसी बनाती है, मैं तो हुकूमत से हाथ जोड़ के कहता हूं 10 साल की बना ले। 10 साल पॉलिसी क्या होगी जी, कि 5 साल बाद हमें खाद कितनी चाहिए होगी, 10 साल बाद कितनी चाहिए होगी, 9 साल बाद कितनी चाहिए, पेस्टिसाइड कितनी चाहिए होगी, अच्छा हमें गंदम कितनी चाहिए होगी 10 साल। जिस तरीके हम आबादी का एक तूफान लेके आ रहे हैं अपने मुल्क में, हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, एक मुल्क जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना जी। अच्छा, उसी हिसाब से हमें ग्रोथ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ लानी चाहिए। एक मैं और बता दूं कि गंदम का नुकसान क्या हुआ, पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। जब गंदम का रेट 3900 हमें रेट मिला, हमने अगली फसलों पे इन्वेस्ट किया, हमने आपको ग्रोथ दी 6.25। जब हमें रेट नहीं दिया हुकूमत ने, रेट मिला 2000, तो ग्रोथ पता क्या आ गई जी, -13.49। ऐसे ही है, ठीक है जी। आपकी लेकिन वो बीच में कट्टे बच्चे डाल के, मुर्गियां डाल के ओवरऑल ज़राअत वो 0.56 बनाई थी इन्होंने बना ली उसमें आके 0. वो भी 0. अगर हम 0.56 को भी ले लें तो हमारी 2.5-3% तो आबादी हर साल ऐड हो रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना जी। तो हम तो नेगेटिव में चले गए ना जी, ऐसे ही। लेकिन हकीकत वो -13.49 है। देखिए ना, अगर हम का इस वक्त ज़रूरी इमरजेंसी का नफाज होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे ज़राअत को लेकर आना चाहिए। आपको अभी तक किसी मीटिंग में बुलाया गया, किसान को, किसान इत्तेहाद को, किसी को, जिम्मेदारों को रिप्रेजेंट? सर मैं माज़रत के साथ कहूंगा कि जब गंदम की पॉलिसी बनी है, बेचनी हमने है लेकिन हम पॉलिसी में शामिल नहीं है। थैंक यू वेरी मच, वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ। तो अब जब बेचने उगाने वाले हम हैं, 7-6 माह मेहनत हमने की है, लेकिन अक्लमंद कोई और है। हाँ, अक्लमंद जो साथ बैठे किसी और ने की है इस मुल्क की, खुदा की कसम। आज हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है। अगर पाकिस्तान में काश्तकार मर रहा है, लोग एक मेरे पर सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया के काश्तकार खुदकशी करते हैं, पाकिस्तान में कभी किसी ने खुदकशी नहीं की। मैं क्या, खुदकशी अगर हराम ना होती तो फिर देखें लाइनें लगी होती पाकिस्तान में। मैं खुदा की कसम काश्तकार के जज्बात का लफ्ज़ों में अहता करके नहीं बता सकता, उसकी तकलीफ की शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता कि जब वो आलू लेके मंडी में गया, जब गोभी, गाजर, वो मूली वो मंडी लेके गया, जब गंदम वो मंडी लेके गया, जब वो खाली जेब वापस आया ना, उसके जज्बात का लफ्ज़ों में अहता करके नहीं बताया पॉसिबल ही नहीं, सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। और यहाँ पे है क्या जी, बिजली का रेट आप ये देखे, मेरी फसल IMF ने नई डिमांड रखी, मैं आपको अर्ज करूं हुआ क्या जी हमारे साथ।
10 साल पहले मेरी कपास का रेट था 10 से 12,000 रुपए, अब पिछले साल 6,000 रुपए था। महंगाई बढ़ती जा रही है आपकी। गंदम का रेट हमारा 4,000 रुपए था, वो आ गया 2,000 रुपए ऊपर। बाकी तमाम फसलों का रेट नीचे चला गया। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेने का डबल से भी ऊपर गई। नहीं जी नहीं, 5 रुपए 35 पैसे यूनिट का रेट था। 1 यूनिट 1 रेट, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, वो चला गया 40 से 50 रुपए यूनिट। खाद हमारी यूरिया थी 2,000 रुपए थी, वो चलेगी 4500 रुपए के ऊपर। डीएपी हमारी 5,000 की थी, वो चलेगी 15,000 रुपए के ऊपर। लेबर चार्जेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, डीजल का रेट कई गुना बढ़ गया। फिर काश्तकार के ऊपर दबाव। मुझे आप एक चीज बताएं, मेरे लिए कितनी तकलीफ की बात थी कि मेरी मुतलका पंजाब की मिनिस्टर सलमा भट्ट साहबा मंडी में जाके वो जाके कहती है कि 8 रुपए किलो से ऊपर आलू नहीं बेच रहे, मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 35 रुपए है। उनकी क्या बात, मेरी बात सुन रहे हैं, छोड़े उनके। नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं है। मैं वो आधी पौनी याद है जो मुंजी की किस्में गिनवाई थी उन्होंने, चावल मुझे तकलीफ पहुंची ना, मैं अपनी वो तकलीफ की शिद्दत यकीन कर लो मैं नहीं पहुंचा सकता। हालांकि उनको चाहिए था वो आके बताती मीडिया के काश्तकार की ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इससे कम रेट पे मत बेचे। वो हमारे साथ जिम्मेदारों के साथ खड़ी होती कि सर अगर वो जिम्मेदार किसान के साथ खड़ी होती, ज़राअत के साथ खड़ी होती, तो मैं कहता ये पाकिस्तान के साथ खड़ी। हालात बेहतर होते। अच्छा, आज मैं कह सकता हूं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, उसकी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव है, वो गवर्नमेंट को नहीं। गवर्नमेंट किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए है ना। हाँ, तो फिर वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वही लेके आगे गवर्नमेंट किसके लिए है? पाकिस्तान में पैदावार बढ़ाने के लिए है ना। होना तो ये चाहिए। अच्छा, हमको कौन से हम बदकिस्मत लोग हैं, अगर हम किसी चीज की पैदावार ज्यादा कर दें तब भी मर गए, अगर कम हो तब भी मर गए। खालिद साहब थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, खालिद खो गुफ्तगू यकीन माने हर एक जिम्मेदार के दिल की आवाज़ है। मैं बहुत छोटा सा जिम्मेदार खुद भी हूँ, सो मैं ये पेन सारे इसके सारे समझ सकता हूँ। जब एक दफ़ा फसल का रेट नहीं आता तो हमारा वो पूरे का पूरा सर्कल जो इन्वेस्टमेंट पूरी ज़िंदगी की होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार पाकिस्तान में इतना खुशहाल नहीं है कि आपने अपने पल्ले से अपनी जेब से खाद भी लेनी है, बीज भी लेना है, तेल भी लेना है। छोटा जिम्मेदार जो है वो आड़ती पे चल रहा होता है, सेठ साहब से उन्होंने पैसे 4 लेने होते हैं, सूद देना होता है, और जब आपके रेट नहीं मिलता तो फिर वो सूद कहाँ का कहाँ चला जाता है। और वही बात कि वाकई में अगर खुदकुशियों की इजाज़त होती है इस्लाम में तो सबसे ज़्यादा शायद हमारे किसान, हमारे जिम्मेदार खुदकुशियाँ कर रहे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।